खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखा गया है। मस्तूरी मारपीट मामले में खबर हमने दिखाई थी। इस मामले में खबर में असर हुआ। आरोपियों के खिलाफ धारा 307 को जोड़ दिया गया है। मामूली धारा दरअसल पहले जोड़ी गई थी और मामला दर्ज किया गया था, लेकिन न्यूज 18 ने इस मामले को मुख्य रूप से उठाया, प्रमुख रूप से उठाया और इसके बाद पीड़ित के खिलाफ भी दर्ज पुलिस ने केस कर लिया था। ग्रामीणों ने थाने पर 2 दिनों तक हंगामा किया। न्यूज 18 ने इस पूरे मामले की खबर दिखाई। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी ग्रामीणों की तरफ से की गई है। खबर का असर यह हुआ है कि गंभीर धाराओं में अब मामला दर्ज हो चुका है। गंभीर धाराएं जोड़ दी गई हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 307 को जोड़ दिया गया है। हत्या की कोशिश की यह धारा मामूली धारा के तहत पहले केस दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला था। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर का असर हुआ। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रही हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 307 को भी दर्ज कर लिया गया है। जोड़ दी गई है एक और धारा। ग्रामीणों ने थाने पर 2 दिनों तक दरअसल हंगामा किया था और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए तो देश की सियासत ने अलग ही रफ्तार पकड़ ली। अब छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी जाति पर दांव चल दिया गया। कांकेर में प्रियंका गांधी ने बड़ी घोषणा की। दोबारा कांग्रेस के सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा कर दिया। अब भूपेश सरकार भी एक्शन मोड में है और सवाल यह कि जाति के मुद्दे पर चोट से क्या जीत के वोट मिलेंगे और क्या जाति का दांव जीत दिला पाएगा। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का चुनावी रण भीषण होने लगा है। तारीखों के ऐलान से पहले घमासान तेज हो चला है। सियासी बिसात पर हर वो दांव चले जा रहे हैं जिससे विरोधियों को शह देकर चुनावी मात दी जा सके। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने जाति का दांव चल दिया है। कांकेर में नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहां बीजेपी पर आरोपों की बौछार की तो साथ ही बड़ा ऐलान भी कर डाला। मोदी सरकार पर सवाल दागते हुए प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर डाली। भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं। इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं। लेकिन जब सही बात आती है, जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है। अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई जाएगा। वहीं जातिगत जनगणना के जाल में ना फंसने के लिए बीजेपी अलग राह पर चल रही है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के मंच से खुले तौर पर कहा था कि जातिगत आधारित जनगणना हिंदू समाज को बांटने की कवायद है। प्रधानमंत्री का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के गरीब कल्याण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को तूल देता नजर आता है, जिसे जातिगत जनगणना के दांव की काट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना ने देश की राजनीति में भूचाल ला रखा है।
और अब चुनावी राज्यों में भी मुद्दे को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। विपक्षी दल इस वक्त इस मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग मुखर होकर करना शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने इस मामले में कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महादेव ऑनलाइन बैटिंग केस में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ईडी की जांच की आंच बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारों तक पहुंच गई है। अब ईडी ने फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर के बाद श्रद्धा कपूर को भी समन भेज दिया है। इससे पहले कॉमेडियन कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी ईडी ने समन भेजा है। बताया यह जा रहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में ये सभी सितारे शामिल हुए थे। महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है और मामले की जांच की आंच देश के कई राज्यों से निकलकर माया नगरी तक पहुंच चुकी है। अभिनेता रणवीर कपूर के बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के दरवाजे पर भी ईडी के सम्मन ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी समन जारी किए गए हैं। खबर यह भी है कि इस मामले में कई और लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा सकते हैं। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में कई और फिल्मी सितारे हैं जो ईडी के रडार पर हैं। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों को समन जारी हो चुके हैं। ईडी के सूत्रों की माने तो अभी बॉलीवुड के करीब 14 से 15 कलाकार और कई बड़े खिलाड़ी रडार पर हैं और किसी भी वक्त उन्हें नोटिस जारी हो सकता है। ईडी ने सबसे पहले रणबीर कपूर को समन भेजा था। रणबीर कपूर को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। अब श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा को समन भेजे गए हैं। सभी पर महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी को शक है कि ऐप को प्रमोट करने के लिए सितारों को मोटी रकम दी गई थी। आरोप ये भी है कि यूएई में हुई महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके लिए इन्हें कैश पेमेंट की गई थी। ईडी को पेमेंट में हवाला कनेक्शन होने का भी अंदेशा है। महादेव ऐप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें कई चेहरे फंसते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड के दिग्गज ईडी के निशाने पर आए कैसे। इसकी शुरुआत हुई महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी से, जिसका वीडियो सामने आया तो ईडी की नजरें टेढ़ी हो गईं। शादी की तस्वीरें आप भी देखिए। इन तस्वीरों और शादी में परफॉर्म करते कलाकारों से भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई ईडी के एक्शन की। इस साल फरवरी में महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में शादी हुई थी। शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है और आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की रकम कैश में खर्च की गई। दुबई में हुई इस शाही शादी में सौरभ चंद्राकर ने मुंबई से कई फिल्मी हस्तियों और सितारों को बुलाया था। यही नहीं, शाही शादी के लिए मुंबई से ही वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर और डांसर भी बुलाए गए थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप मामले में मुंबई, भोपाल और कोलकाता में बड़ी छापे की कार्रवाई की थी। जानकारों के मुताबिक मुंबई में हुई छापे की कार्रवाई के दौरान पता चला कि हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दुबई ट्रांसफर की गई थी और इसी रकम से महादेव ऐप के प्रोमोटर की रॉयल वेडिंग हुई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कोई हैरानी नहीं जब इस मामले में और भी कई बड़े नाम सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे महादेव ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है और ये भिलाई में रहता था, लेकिन फिर कैसे वो सट्टेबाजी का बन गया किंग, देखिए इस रिपोर्ट को।
बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। जिन सितारों पर शिकंजा कस सकता है, उन पर महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों के साथ पैसे के लेन देन का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियों को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश और प्राइवेट जेट में खूब मौज मस्ती हुई थी। इस केस में ईडी ने बीते महीने कई शहरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की भारी भरकम रकम के साथ ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे। महादेव बुक को ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, जिसका नेटवर्क कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के कई राज्यों के अलावा दुबई और कई अन्य देशों में फैला है। लेकिन इस ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी का खेल जहां से शुरू हुआ वो है छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर। महादेव बुक का कर्ता धर्ता और इसकी नींव रखने वाला सौरभ चंद्राकर भिलाई का रहने वाला है, जिसने कोरोना काल से पहले दुबई से लिंक जुगाड़कर महादेव बुक की शुरुआत की और ऐसे कनेक्शन बनाए कि महादेव बुक सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया। इस खेल में सौरभ चंद्राकर अकेला नहीं है। सौरभ चंद्राकर का सबसे करीबी है रवि उत्पल, जिसे महादेव बुक में सेकंड वैन और सौरभ का राइट हैंड बताया जाता है। तीसरा बड़ा नाम है राज गुप्ता। इसे सौरभ चंद्राकर का मित्र कहा जा सकता है, क्योंकि भिलाई में महादेव बुक की सबसे ज्यादा आईडी इसी के पास थी। भिलाई में महादेव की जड़ें जमाने के पीछे राज गुप्ता का ही दिमाग था। राज गुप्ता पहले 10,000 रुपए महीने में कपड़े की दुकान में काम किया करता था। महादेव बुक में चौथा बड़ा नाम है नीतीश दीवान। यह भी भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है। राज गुप्ता के जरिए इसकी मुलाकात सौरभ चंद्राकर से हुई थी। बताया जाता है कि सौरभ को नीतीश इतना पसंद आ गया कि वो उसे अपने साथ दुबई ले गया, जहां उसने बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मिलकर नया सट्टा ऐप लॉन्च कर डाला। सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों पर कई धाराओं में केस दर्ज हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन सट्टा किंग कहे जाने वाले सौरभ और रवि के पाकिस्तानियों से भी कनेक्शन हैं। दोनों ने दुबई पहुंचने के बाद 2 पाकिस्तानियों से संपर्क किया और उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाकर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में करोड़ों रुपए निवेश कराए। कितना बड़ा है महादेव बुक का नेटवर्क, ये भी जरा जान लीजिए। महादेव बुक में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, उनमें 3 विदेशी इन्वेस्टर भी शामिल हैं, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान और दुबई से है। 10 कारोबारी भारत के शामिल हैं, जिन्होंने महादेव बुक पर पैसा लगाया है। 2000 से ज्यादा युवक भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं, जो नेटवर्क में जुड़कर काम कर रहे हैं। वैशाली नगर, शांति नगर, कैंप, खुर्सीपार और जुनवानी से ही 500 से ज्यादा लड़के इस काम में जुड़े हैं। 2019 में शुरू हुए इस ऐप के पूरे देश में 35 लाख से ज्यादा यूजर हैं और 10 से ज्यादा राज्यों में महादेव बुक का जाल फैला है। महादेव बुक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद सामने आया कि ऑनलाइन सट्टे के इस महा नेटवर्क का पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद यह भी पता चला कि नेटवर्क का पूरा पैसा उद्योगपतियों के खाते में जमा किया जाता है। इसके लिए उद्योगपतियों को 10 से 12% तक का कमीशन भी दिया जाता है। कारोबार का पैसा इंदौर के 2 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस की जांच में जितने भी बैंक अकाउंट नंबर सामने आए हैं, उनके सभी खाता मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। पता यह भी चला है कि भिलाई में सौरभ और रवि से जुड़े कुछ लोग सट्टे के पैसे से जगदलपुर और यूपी में जमीन खरीदने और पेट्रोल पंप खोलने में निवेश कर रहे हैं। साथ ही भिलाई के कुछ सराफा कारोबारियों का पैसा भी महादेव बुक के जरिए हेर फेर किया जा रहा है। इसके अलावा निवेशकों का पैसा गोल्ड में तब्दील करने के लिए कोलकाता के रास्ते देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाया जा रहा है।
दुर्ग पुलिस महादेव बुक का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब तक महादेव बुक की कई ब्रांच को बंद किया जा चुका है। 100 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ा भी जा चुका है। 24 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बैंकों में फ्रीज किया जा चुका है। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस के अलावा ईडी ने भी अब जांच की डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम अभिनेता रणबीर कपूर का सामने आया। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि जब आने वाले वक्त में कई और हस्तियां भी केंद्रीय जांच एजेंसी की चौखट पर नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर के महीने में 2 ग्रहण पड़ने जा रही हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। और कहा यह जा रहा है कि इस ग्रहण के पहले भूकंप से लेकर सैलाब तक तबाही मचा रहे हैं। तो क्या वाकई ग्रहण का तबाही से कोई कनेक्शन होता है? देखते हैं। क्या है ग्रहण और तबाही का कनेक्शन? 15 दिन में लगने जा रहे हैं 2 ग्रहण। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण। क्या ग्रहण के कारण हो रही तबाही? क्या ग्रहण से पहले आया भूकंप? क्या ग्रहण के कारण आया सिक्किम में सैलाब? अक्टूबर के महीने में 2 बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। एक महीने के अंदर 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। ऐसा संयोग बहुत कम होता है जब एक ही महीने में सूर्य और चांद दोनों पर ग्रहण लगता है, लेकिन अक्टूबर में ऐसा होने जा रहा है और इसकी वजह से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या इन्हीं ग्रहण के कारण तबाही हो रही है? भूकंप से चंद दिनों पहले नेपाल समेत पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग सहम गए। नेपाल में तो कई मकान गिर गए। और देखिए, भूकंप के ठीक पहले ही सिक्किम में भयंकर फ्लैश फ्लड आई है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि हाहाकार मच गया। 100 लोग अब भी सैलाब में लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ज्योतिषियों का कहना है कि भूकंप के पहले और बाद इस तरह की तबाही होती है, आपदाएं आती हैं। इस बार 2 ग्रहण लग रहे हैं अक्टूबर के महीने में। पहला सूर्य ग्रहण जो कि 14 अक्टूबर को है और दूसरा चंद्र ग्रहण जो 29 अक्टूबर को है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी 2 ग्रहण 14 या 15 दिन के अंदर आए और एक ही पक्ष में आए तो ये काफी घातक सिद्ध होते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो क्या वाकई ये तबाही की वजह ग्रहण है? विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। नजर डालिए इन आंकड़ों पर। 5 मई 2023 चंद्र ग्रहण, 4 मई को जापान में भूकंप, 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण, 9 नवंबर को नेपाल में भूकंप, 5 जून 2020 चंद्र ग्रहण, 15 जून को गुजरात में भूकंप, जनवरी 2018 को चंद्र ग्रहण, भारत पाकिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 17 जुलाई 2019 को चंद्र ग्रहण था, 24 जुलाई को महाराष्ट्र में भूकंप आया, 12 दिसंबर 2020 को चंद्र ग्रहण, जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, 9 जनवरी 2001 को चंद्र ग्रहण, 26 जनवरी को भुज में भूकंप। ये आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? तो क्या ये माना जाए कि ग्रहण का भूकंप और आपदा से कनेक्शन है? विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण और आपदाओं का कनेक्शन है। तो क्या अभी अक्टूबर के महीने में और तबाही हो सकती है? क्या ग्रहण के डबल अटैक से और आपदाएं आ सकती है? क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बार फिर ग्रहण और भूकंप के कनेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।